वेलकम टू आरबीएस स्टडी क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का जितना भी बेसिकली है सारा का सारा उसको रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर, वो है जीवों में जनन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। उससे पहले जैसा आपको बताया कि हम लोग बेसिकली सारा का सारा पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव क्या होते हैं, और जीव से भी पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को डेफिनेशन पढ़ लेंगे। बायोलॉजी, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान। क्या होता है जीव विज्ञान? तो जैसा कि सबको पता है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हिंदी में हम बात करें तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सजीवों के अध्ययन को। और जो इसको डिवाइड किया गया है, हमने बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जूलॉजी, या इसको हिंदी में कहेंगे जंतु विज्ञान। दूसरा है हमारा बॉटनी, इसको कहेंगे वनस्पति विज्ञान। और जो थर्ड वन है हमारा, वो है माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारा थर्ड जो पार्ट है, जो तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है माइक्रोबायोलॉजी, और इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मकी। अब इन तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जो सबसे पहला है हमारा, वो है जूलॉजी। और जूलॉजी क्या होता है, इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन के बाद इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, वो है जूलॉजी। तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारी जूलॉजी कहलाती है। जूलॉजी के बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट था बॉटनी, या इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान। सेम जैसा हमने जूलॉजी का करा है, सेम टू सेम वही डिफिनीशन हमारी बॉटनी की भी होगी, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। और वो चेंजेस ये होगा कि यहाँ पर जंतुओं से हटाकर हमको वनस्पति या पेड़ पौधों को कर देना है। तो बायोलॉजी की वह शाखा, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी कहलाती है। और जो हमारी तीसरी ब्रांच है, वो थी माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी। या इसको कहेंगे हिंदी में सूक्ष्मकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ऐसे जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्मकी। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो हमारी बायोलॉजी की स्टार्टिंग की थी, वो किसने की, और इनके फादर कौन है।
तो जो हमारा हमने सबसे पहले बायोलॉजी की डिफिनीशन पढ़ी थी और बायोलॉजी में पढ़ा था, और बायोलॉजी के जो फादर हैं, तो आपको याद रखना है ये, क्योंकि इंटर का इस बार का जो पेपर आएगा उसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आएंगे। हो सकता है उसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो हमारे अरिस्टोटल हैं। इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं अरस्तु और इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। ठीक सेम जो पार्ट थे हमारे बायोलॉजी के, तो उसी प्रकार से फादर ऑफ जूलॉजी, या हिंदी में कहेंगे इसको जंतु विज्ञान के जनक, वो कौन थे? वो भी हमारे अरिस्टोटल ही थे। थर्ड वन जो हमने पढ़ा था बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वो हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो थे हमारे, ये अरस्तु के ही चेले थे या स्टूडेंट बोले। थियोफ्रास्टस। थर्ड वन जो हमने ब्रांच पढ़ी थी वो थी माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी के थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो थे हमारे लुईस पास्चर। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये थे लुईस पास्चर, और लुईस पास्चर, ये तीनों ब्रांच हो गई हमारी बायोलॉजी की। पहली बार जो थी हमारी वो जूलॉजी थी, दूसरी बॉटनी और तीसरी थी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुईस पास्चर हैं, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस हैं, और जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल हैं, और बायोलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल हैं, और साथ में साइंस के, जो हमारा विज्ञान है उसके साइंस के फादर भी अरिस्टोटल ही हैं। अब जैसा हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। अब इसमें जो वर्ड आया जीवो, जो पहला चैप्टर है हमारा जीवों में जनन, उसमें भी जीव है, और जो बायोलॉजी में पढ़ा हमने डिफिनीशन में उसमें भी जीव है। तो ये जीव क्या होते हैं? जीव जब छोटे सारे थे हम लोग को पढ़ाया जाता था कि वे जिनके अंदर जान होती है उन्हें कहते हैं सजीव या जीव, और वो जिनके अंदर जान नहीं होती है वो उन्हें कहते हैं निर्जीव। तो ये जान क्या होती है? जान को जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफ़ाइन करने के लिए, उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए 5 चीज़ें बताई हैं नॉर्मली। वैसे हैं तो बहुत सारी, लेकिन क्या जो 5 है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो 5 चीज़ें अगर किसी भी जीव में हैं तो वो सजीव है या जीव है, और अदरवाइज़ वो 5 चीज़ें नहीं है तो वो निर्जीव है। उसमें जो सबसे पहले हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सजीव क्या होते हैं, तो सजीवों को बताने के लिए यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने बताई हैं, या 5 विशेषताएं। उसमें जो सबसे पहली है वो है हमारी ग्रोथ, और ग्रोथ को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृद्धि। सेकेंड वन जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेगी हमारी रिप्रोडक्शन, यही जो चैप्टर में पढ़ना है जनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहेंगे जनन। और जो तीसरी है हमारी वो है रेस्पॉन्स, हम इसको कहेंगे संवेदना। चौथी है मेटाबॉलिज्म, हिंदी में कहेंगे उपापचयी क्रियाएं।
फिर पांचवी जो है हमारी लास्ट वो रहेगी सेल्फ कॉन्सिक्वसनेस। सेल्फ कॉन्सिक्वसनेस। अब इन पांचों को डिटेल में हम एक एक करके लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं कि जितने भी सजीव हैं, ज़रूरी नहीं है उन सभी सारे सजीवों में ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हों, और ये ज़रूरी नहीं है कि पांच के अलावा छठी नहीं हो सकती, छठी भी हो सकती है। तो जो मेन है ये पांच होंगी ऑलमोस्ट सभी सजीवों में। उसमें जो सबसे पहली है वो ग्रोथ है हमारी। ग्रोथ, जितने भी सजीव हैं सारे के सारे ग्रोथ करते हैं। जितने भी सजीव होंगे सारे के सारे ग्रोथ करते हैं। ये अपनी ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि करना, अपने शरीर के आकार में बढ़ाने को ही वृद्धि कहते हैं। जब हम लोग जब बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, तो छोटे सारे थे और आज इतने बड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये वृद्धि भी एक लिमिटेड तक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कंटिन्यू बढ़ते चले जाएं और बहुत बड़े हो जाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वृद्धि होगी लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक ही ये सीमित रहती है, फिर उसके बाद हमारे शरीर की वृद्धि होना रुक जाती है। तो जो वृद्धि होती है, ये जितने भी सजीव हैं सारे के सारे वृद्धि करते हैं। क्या कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं जिनके अंदर वृद्धि होती है? तो जैसा कि माइंड में आता है कि नहीं, निर्जीव तो वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत से जो पहाड़ वगैरह या मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाती है, तो वो जब कंटिन्यू ग्रोथ करेगी तो उसमें भी वृद्धि होगी। तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, लेकिन जो वृद्धि का टाइप्स है वो अलग है। सजीवों में हमारी अलग टाइप्स की वृद्धि होती है और निर्जीवों में अलग प्रकार की वृद्धि होती है। वृद्धि के हमने यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड करा है। एक हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ और दूसरा है इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ को हिंदी में कहेंगे बाहरी वृद्धि और इंटरनल ग्रोथ को कहेंगे आंतरिक वृद्धि। जितने भी सजीव होते हैं सारे के सारे आंतरिक वृद्धि करते हैं, बाहरी वृद्धि नहीं करते। जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे को खाने को इंटेक करेंगे, खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर उनके शरीर के आकार में वृद्धि होगी। लेकिन जो बाहरी जो निर्जीव होंगे, निर्जीवों में एक्सटर्नल ग्रोथ होगी और उनके शरीर जो या उनका जो आकार रहेगा वो बाहर से आकर चीज़ों के इकट्ठा हो जाने की वजह से बढ़ेगा। तो उनमें जो वृद्धि रहेगी वो एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी और जो जितने भी सजीव हैं उन सभी में इंटरनल ग्रोथ रहेगी। एक खास बात और, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सेरेंडिपिटी। बायोलॉजी में कभी भी हम सही किसी भी चीज़ का एकदम प्रॉपरली आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो उसका आंसर हमारे पास नहीं है। पहले हम पैदा कैसे हुए, बॉर्न कैसे हुए, मम्मी पापा दादा दादी से। और जो सबसे पहला जो इस दुनिया में जो जीव आया वो कैसे आया, तो उसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बायोलॉजी में हमें बहुत सारे इसी तरीके से एक्सेप्शन मिलते रहते हैं। तो सेकेंड वन जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी सजीवों की वो थी रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर में ही है, तो इसलिए हम इसको लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पर एक बार डेफिनेशन दे देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही जैसे सजीवों को या अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जनन के बाद जो हमारा थर्ड वन रहेगा संवेदना। संवेदना क्या होती है? जितने भी सभी सजीव होते हैं सारे के सारे कोई ना कोई क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, एक्शन के प्रति रिएक्शन करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्स। सपोज़ करें किसी को भी अगर जब हम मारें तो उसके प्रति वो एक सडनली से रेस्पॉन्स करेगा, तो जो रेस्पॉन्स होगा वो उसको कहते हैं हम लोग संवेदना। जितने भी सजीव हैं सारे के सारे रेस्पॉन्स करते हैं। क्या कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं जो रेस्पॉन्स करते हैं? तो आई थिंक कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं है जो रेस्पॉन्स करता हो। लेकिन क्या कुछ ऐसे सजीव हैं जो रेस्पॉन्स नहीं करते हैं? हाँ, तो इसका आंसर है हमारा स्पंज। जो स्पंज होते हैं ये संघ पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं। ये स्पंज को आप मारो पीटो या कुछ भी करो, इनकी ये किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। फिर जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचयी क्रियाएं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं के सम को
हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो उपापचयी क्रियाएं, ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है हमारा कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। वे, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग विघटनकारी क्रियाएं, और इसको बोलेंगे निर्माणकारी क्रियाएं। तो विघटनकारी क्रियाएं क्या होती हैं? वे हमारे शरीर में होने वाली रिएक्शन जिनमें खाने का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इनसे ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और एनाबॉलिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा होगा। क्या होगा कि वे क्रियाएं जिनसे हमारे शरीर का फॉर्मेशन या निर्माण होता है, हमारे शरीर में कोई भी किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन बनना है, कोई एंजाइम्स बनना है, हार्मोन्स बनना है, उन सभी क्रियाओं को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आगे चल के। और फिर जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ कॉन्सिक्वसनेस। जितने भी सजीव होते हैं सारे के सारे सेल्फ कॉन्सिक्वस होते हैं। सभी को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है या क्या गलत है। जैसे कि इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं एक गमले से। अगर कहीं गमले में हम एक पौधा लगाएं और पौधा लगाने के बाद उसमें ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सामने से धूप तो आ रही हो लेकिन उस गमले तक ना पहुँचे, तो कुछ दिनों बाद उस गमले में लगा हुआ पौधा वो धूप की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देगा। जब वो स्टार्ट करेगा धूप की तरफ, वो इसलिए मुड़ा क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना धूप की सहायता से बनाते हैं, और जब धूप की सहायता से बनाते हैं तो उसको धूप की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो वो धूप की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देगा। जो पेड़ पौधे अपना खाना धूप की सहायता से बनाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों के द्वारा धूप की उपस्थिति में खाना स्वयं बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी सेल्फ कॉन्सिक्वस होते हैं, और हम लोग तो ह्यूमंस हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है एक हमारा, और वो है कोमा में पड़ा हुआ इंसान। एक कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हो गए जीवों की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा बहुत सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो मेन जो एनसीईआरटी वगैरह में दे रखा है वो ये 5 ही हैं, वरना इसके अलावा गमन भी है, या हम इसको बोलेंगे गति, चलना, उसके बाद उत्सर्जन करना, और भी बहुत सी, सांस लेना, ये सारी की सारी सजीवों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं। जीवों में जनन, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थी रिप्रोडक्शन या जनन। तो इसकी डिफिनीशन तो हम आपको पहले भी बता चुके थे कि अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया या क्षमता को हम लोग जनन कहते हैं। इसके में भी जनन हमारे के टाइप्स पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जनन की कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या कुछ ऐसे निर्जीव होते हैं जो जनन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर नो है, कोई भी ऐसे निर्जीव नहीं है जो जनन कर सकें। जैसे कि चौक है हमारी, हम इसको आज यहाँ पर ऐसे ही छोड़ कर चले जाएँ, कल देखे आके 2 चौक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सजीव है लेकिन उसके बाद भी वो रिप्रोडक्शन नहीं करता? तो हाँ, इसका आंसर हाँ है। बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस में भी हैं जो जनन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नंबर 1 पर रहेगा हमारा किन्नर, या फिर हम बोलेंगे शीमेल। और जो शीमेल का सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ना तो ये मेल्स होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें किन्नर या हिजड़े भी कहते हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा हमारा इसका एग्जाम्पल है खच्चर। खच्चर क्या होते हैं, ऐसे जीव, जरूरी नहीं खच्चर है, खच्चर हो गया, टिगलाइंस हो गया, और भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो दो विभिन्न जातियों के आपस में मिलने से बनाए जाते हैं, वो सभी जीव जनन नहीं कर सकते। तीसरे जो रह जाती हैं हमारी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ भी सजीव हैं, लेकिन क्या सारी मधुमक्खियाँ जनन नहीं कर सकती। बीज, मधुमक्खियाँ कॉलोनीज वगैरह बनाकर रहती हैं, उसमें एक रानी मक्खी रहती है और उसके 10 से 15 ड्रोन्स रहते हैं। बाकी के जितने भी बच्चे होते हैं सारे के सारे लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, नौकर होते हैं। तो वो सारों का काम रहता है कि रानी मक्खी के लिए शहद जमा करना और उसकी प्रोटेक्शन करना, और रानी मक्खी का काम रहता है केवल और केवल अंडे देने का। तो मधुमक्खियों में केवल रानी मक्खी ही फर्टिलाइज या रिप्रोडक्शन कर सकती है, बाकी के सारे हमारे कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और हमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसी को डिटेल में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जनन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सजीव क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे सजीवों में जनन किस तरीके से होता है। सजीवों में जो जनन होता है उसका बेसिकली दो प्रकार हैं। एक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग अलैंगिक जनन। और जो दूसरा टाइप से हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट्स में इस बेस के आधार पर या इस आधार पर बांटा है कि जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, उसमें कितने जीव पार्टिसिपेट या भाग ले रहे हैं। अगर ऐसा जनन हो रहा है जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग ले रहा है, तो ऐसे जनन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल या अलैंगिक रिप्रोडक्शन या जनन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ऐसा जनन जिसमें दो अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म या जीव भाग ले रहे हैं, तो ऐसे जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का या हम ऐसे दूसरी तरीके से डिफिनेशन दें कि ए मीन्स एब्सेंट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स अब्सेंट हो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स के बगैर या ऐसे कहें कि सेक्स इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके जो मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहला हम लोग उसमें पढ़ेंगे विखंडन। या विखंडन को हिंदी इंग्लिश में कहेंगे फिजन। फिर उसको फिजन के भी हमारे टाइप्स हैं। फिजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है बाइनरी फिजन, और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन, और मल्टीपल फिजन को कहेंगे बहुविखंडन। स्टॉप कर रहे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा आपको डेफिनेशन बता चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे की सेम टू सेम फोटोकॉपी रहेंगे। जैसा उसका जो जनक होगा या माता पिता होंगे सेम टू सेम वैसा ही
उनका जीव या उनका जो बेबी होंगे वो सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह ही होंगे। ऐसे जीव हम मम्मी पापा के क्लोन्स कहलाते हैं यार, ऐसे बोले कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर से ये तो कट जाएगी ना वीडियो तो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को में जो जीव पैदा होते हैं वो एक अपने पेरेंट्स के जस्ट फोटोकॉपी होते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। अब क्लोन्स में क्या रहेगा कि वो जेनेटिकली एकदम सिमिलर होंगे मम्मी पापा के जैसा, सेम टू सेम पेरेंट का डीएनए होगा, सेम टू सेम उनका भी डीएनए होगा। जैसी उनकी फिज़िकल्स एक्टिविटीज़ होंगी वैसी की वैसी हमारे जो बेबीज़ हैं उनकी भी सेम वैसी ही होंगी। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसको हमने यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट्स है वो फिज़न है या विखंडन है। विखंडन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइनरी फिज़न और मल्टीपल फिज़न। फिर बाइनरी फिज़न को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद विखंडन के अलावा हमारा मुकुलन है। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। और मुकुलन के अलावा है फिर जीवाणु जनन, इंग्लिश में कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विखंडन और इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो अभी सबसे पहला जो हमारा पहला पार्ट है विखंडन, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिज़न से। फिज़न को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है या विखंडन को। तो विखंडन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा बाइनरी फिज़न, और बाइनरी फिज़न के अलावा एक है मल्टीपल फिज़न। बाइनरी फिज़न क्या होता है कि जब कोई जीव अपने शरीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके ले और बांटने के बाद हर एक पार्ट अलग अलग एक नए जीव का निर्माण करे, तो इस प्रकार के विखंडन को द्विविखंडन कहते हैं या बाइनरी फिज़न कहते हैं। बाइनरी फिज़न के इस पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर बाइनरी फिज़न, अनियमित द्विविखंडन, ऐसा विखंडन जिसमें जो हमारा शरीर 2 भागों में बढ़ता है, बढ़ने का उनका कोई शेप या फिर कोई भी पर्टिकुलर आकार निश्चित नहीं होता, ऐसे विखंडन को इर्रेगुलर बाइनरी फिज़न कहते हैं। और इसका उदाहरण है हमारा अमीबा। अमीबा जब डिवाइड होगा तो अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होता है, और जब शेप नहीं होता है तो ये किसी भी आकार से यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा,
और इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और फिर उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस होने पर ये 2 पार्टों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और ये आगे चल के 2 नए अमीबा को बना लेगा। इस प्रकार का फिज़न हमारा इर्रेगुलर बाइनरी फिज़न कहलाता है। फिर जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न में लॉन्गिट्यूडनल पहले समझेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जब कोई भी जीव अपने शरीर को लंबाई में लंबा 2 पार्ट में डिवाइड कर ले और वो दोनों पार्ट अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करें, तो ऐसे फिज़न को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा यूग्लिना। यूग्लिना में जो बाइनरी फिज़न होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है ट्रांसवर्स, ये लास्ट है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न। ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न में क्या होता है? जब कोई जीव अपने शरीर को क्षैतिज में 2 पार्टों में डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद दोनों जीव अलग अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करें, इस प्रकार के फिज़न को हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पैरामीशियम। जो पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, पैरामीशियम। फिर उसके बाद मल्टीपल फिज़न रह गया। मल्टीपल फिज़न क्या होता है कि जब कोई एक जीव अपनी एक कोशिका के अंदर अपने केंद्रक को बार बार डिवाइड कर करके बहुत सारे केंद्रक बना ले और उसके पश्चात जब वह मल्टीपल फिज़न में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है कि जब कोई एक जीव जस्ट लाइक जो पैरासाइट होता है हमारा मलेरिया का, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि जब लीवर साइज़ोगोनी करता है, लीवर के अंदर जो अपनी साइकिल चलाता है, तो उसमें यह अपने केंद्रक को बार बार मल्टीपल फिज़न से डिवाइड कर करके बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। और केंद्रक बनाने के बाद यह जब फ्यूज़ होता है, जब ये अपने रिलीज़ करेगा तो एक बार में हज़ारों से नए प्लाज्मोडियम बना देता है और ये सारे प्लाज्मोडियम जाके दूसरी कोशिकाओं को एक बार फिर से बढ़ाएं, बड़ा दिमाग खराब।